दोस्तों, आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूं। दोस्तों, अभी फ़िलहाल में ये खबर आप देख ही रहे होंगे कि जो चुनाव आयुक्त हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, उन्होंने जो है अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। और इस खबर को लेकर बहुत ज़्यादा सरगर्मी चल रही है पूरे भारतवर्ष में कि जब सेंट्रल इलेक्शंस 2024 के बिल्कुल दरवाजे पर थे और आने वाले थे और चुनाव होने वाले थे, तब कैसे जो चुनाव आयुक्त है भारत के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये एक बहुत बड़ी खबर उभर के सामने आ रही है और सभी तरफ सभी लोगों को बहुत बड़ी ये चिंता नजर आ रही है कि ये कैसे हो सकता है कि जब चुनाव आपके सर पे हो और आपका चुनाव आयुक्त जो है वही इस्तीफा दे दे। तो दोस्तों, इस विषय पर हम जो है आज 3 विषयों पर मेन बात करेंगे। और आपको पता ही है कि हम बहुत ही सरल भाषा में बात करते हैं, जो कोई भी आसानी से कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। तो जो 3 बिंदु हमारे रहेंगे उनको आप सुनिए और कृपया पूरे वीडियो पे बने रहिए, तभी आपको पूरा मुद्दा समझ में आएगा। तो मैं जो 3 बिंदु कह रहा हूँ उसमें पहला बिंदु जो होगा हमारे डिस्कशन का वो ये होगा कि क्या ईवीएम के द्वारा क्या वोट का मैनिपुलेशन हो सकता है। क्या ईवीएम के द्वारा आपने क्या वोट दिया, उसमें जो वोटिंग होती है भारतवर्ष में, उसमें क्या गड़बड़ी हो सकती है। पहला बिंदु ये रहेगा डिस्कशन का। दूसरा बिंदु हम डिस्कस ये करेंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी क्या इच्छुक नजर आती है, क्या कुछ घालमेल करने में। क्या भारतीय जनता पार्टी का कुछ ऐसा मेलाइन माइंडसेट जिसे कहते हैं, कुछ काला जिसे कहते हैं काला धंधा नजर आता है जो ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर में अपना जो है कुछ गड़बड़ियां करने का, वोट रिगिंग करने के लिए। ठीक है। और तीसरा बिंदु हम ये डिस्कस करेंगे कि चुनाव आयोग जो है उन्होंने क्यों जो है अपना इस्तीफा दिया होगा। तो ये जो 3 बिंदु हैं इस पर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो पहला बिंदु जो है इस पर हम बात करते हैं कि क्या ईवीएम के द्वारा आपका क्या आपके वोट जो आप देते हैं उसमें क्या गड़बड़ घोटाला हो सकता है। तो दोस्तों देखो, आप जानते हैं कि बहुत तरीके से गड़बड़ घोटाला हो सकता है ईवीएम मशीन के द्वारा। कोई भी जो पार्टी आज के डेट में भारत में जो राज कर रही है, जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी, तो कोई भी पार्टी जो है गड़बड़ घोटाला करवा सकती है। इसलिए करवा सकती है दोस्तों क्योंकि कोई भी मशीन जो है फुल प्रूफ नहीं होती है। और बहुत सारे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस भी दायर किए हुए हैं कि भाई उनको ईवीएम उनकी ऐसी डिमांड है कि भारतवर्ष में ईवीएम हटाया जाए और जो है बैलेट पेपर के द्वारा चुनाव करवाए जाए। तो हम पहला बिंदु ये पकड़ के चलते हैं कि कैसे कैसे हो सकते हैं आपके वोट रिगिंग हो सकते हैं, कैसे गड़बड़ घोटाला हो सकता है आपके वोटों पर। तो पहला तो ये है कि जो उसके अंदर चिप लगी हुई है ईवीएम में, ठीक है, उसको जो है मैनिपुलेट किया जा सकता है। उसमें कुछ इस हिसाब से प्रोग्राम किया जा सकता है कि किसी भी आप एक पार्टी को वोट दें और वो वोट दूसरी पार्टी को चला जाए। ठीक है। तो ये तो क्या आपको पता है या भारत के किसी भी व्यक्ति ने क्या ईवीएम चेक किया है, क्या देखा है भारतवर्ष के लोगों ने कि वो जो वोट जिसे भी दे रहा है वो उसी पार्टी को वोट जा रहा है। अब आप बोलेंगे कि भाई अभी तो जो है आपका प्रिंट आउट भी निकलता है। तो दोस्तों ऐसा है कि हर मात्र जो है आप जो भी इतनी ईवीएम मशीन लगी रहती है किसी भी एक इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहां पे 1 या 2 ही मशीनें ऐसी होती है जहां पे आप किसे वोट दे रहे हैं वो पर्ची निकलती है। बाकी जो है 10 में से 9 मशीनें ऐसी होती है जिसमें वोटर वोट दे रहे हैं और उन्हें पता ही नहीं है कि वोट आखिरकार वो जो वोट जिस पार्टी को दे रहे हैं उस पार्टी को जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है। तो पहला तो पॉइंट ये हो गया कि जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल प्रोग्रामिंग हो सकती है चिप की। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि आप न तो वहां पे सिक्योरिटी देखते हैं न कुछ देखते हैं। तो क्या ये नहीं हो सकता कि जिस जगह भी वोट हुए हैं लास्ट में जो काउंटिंग हुई है उसमें किसी भी लास्ट में जो जिस पार्टी की सरकार है वह जो है मैनिपुलेट करके अपने अपने उम्मीदवार को जितवा दे
काउंटिंग में। तो काउंटिंग भी कोई आम आदमी नहीं देखता है, ना सिक्योरिटी वाले लोग देखते हैं जाके कि हो क्या रहा है अंदर 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 खाने। ठीक है दोस्तों। और न इतने बहुत से पार्टी के जो लोग रहते हैं वहां पे वो भी इतने परिपक्व होते हैं जिन्हें समझ में आए कि कहाँ पे जो है गड़बड़ घोटाला हुआ। तो काउंटिंग के दौरान भी हो सकता है। तीसरा नंबर पॉइंट ये है दोस्तों कि ऐसा भी हो कि काउंटिंग जो है जितनी भी मशीनें हैं उनमें सब सही हो, जिस भी पार्टी को जिस भी व्यक्ति ने वोट दिया हो वैसे ही वोट भी गए हो, सब ठीक हो। बाद में जब देखा जाए कि जिस पार्टी जो आज भारत में सरकार है जिसकी, उसका उम्मीदवार अगर हार रहा है, तो पहले से कुछ ऐसी कुछ मशीनें हो जिसके अंदर में लाखों लाखों हजारों हजारों वोट पहले से पंच किए गए हों और उन्हें लाके जो है गिनना शुरू कर दिया जाए। ठीक है दोस्तों। मैं एग्जांपल देता हूं कि समझ लीजिए कि दो बड़ी पार्टियां हैं और दो के उम्मीदवार हैं। एक के उम्मीदवार को 10 लाख वोट मिले और दूसरे के उम्मीदवार को 10,50,000 वोट मिले। समझ लीजिए। तो जो पार्टी 10,50,000 जिसे वोट मिले वो समझ लीजिए पार्टी सी है, और पार्टी बी जो है उसका उम्मीदवार है, उसको 10 लाख वोट ही मिले। लेकिन पार्टी बी की आज समझ लीजिए भारतवर्ष में सरकार चल रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक पहले से ईवीएम पड़ी हो जिसके अंदर में पहले से 2 लाख वोट एक्स्ट्रा पंच किए हुए हों और उनको जो है गिनती में लगा दिया जाए इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो उस फिर क्या होगा कि 2 लाख और वोट जुड़ जाएंगे जो बी कैंडिडेट था उसके लिए, तो उसके वोट हो जाएंगे 12 लाख। और जो सी पार्टी का कैंडिडेट था उसे तो मिले थे, मैंने आपको कहा ही था, 10,50,000। तो ऐसे करके क्या डेढ़ डेढ़ लाख वोटों से पार्टी बी का कैंडिडेट जीत सकता है, जबकि वो जीता भी नहीं था। क्यों? क्योंकि जो पहले से पंच की हुई जो मशीन थी ईवीएम की, वो वहीं पहले से उपलब्ध करवाई हुई थी कि अगर हमारा जो उम्मीदवार है उसे अगर कम वोट मिलेंगे तो हम इन मशीन के द्वारा और ऐड कर देंगे और गिनती में बढ़ा के और उसे जितवा लेंगे। तो दोस्तों ये सब कई 2-3 तरह के मैंने आपको तरीके बताए। ठीक है। जिसके द्वारा जो है आप कह नहीं सकते कि ईवीएम के द्वारा गड़बड़ घोटाला जिस सरकार के अंतर्गत ये जो चुनाव हो रहे हैं भारतवर्ष में वो करवा नहीं सकती है। तो इसलिए पहला बिंदु ये था हमारा कि ईवीएम के ईवीएम से पूरा पक्का वोट सही तरीके से हो सकता है भारतवर्ष में, इसका कोई बिल्कुल फुल प्रूफ है नहीं भारतवर्ष में। और इसीलिए इसके ऊपर कई तरह के जो है केस भी दायर किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत। और बहुत से ज्ञानविद लोग जो हैं चिंतित हैं कि अगर भारतवर्ष में अगर ईवीएम ही सही तरीके से जो है वोट नहीं हो करा सकती है, या वोट जो है वोटिंग में भी गड़बड़ घोटाला हो रखा है, तो ये तो भारतवर्ष की डेमोक्रेसी के लिए, जनतंत्र के लिए, गणतंत्र के लिए बहुत बड़ी खराब चीज है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो पहला बिंदु ये था दोस्तों कि ईवीएम जो है फुल प्रूफ नहीं है। ईवीएम के द्वारा गड़बड़ घोटाला करवा सकती है वह पार्टी जिसके अंतर्गत आज भारत की सरकार चल रही है। अब दूसरा पॉइंट हमारा जो डिस्कशन का दोस्तों हमने पहले ही बताया था, वह यह है कि क्या आज की जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो सरकार चला रही है भारतीय जनता पार्टी, क्या वह दिखाई देती है कि वो इच्छुक है गड़बड़ घोटाला करने के लिए वोटों की? तो दोस्तों हाँ बिल्कुल वो दिखाई देती है कि इस तरह गड़बड़ घोटाला करती हुई कुछ इन्फ्लुएंस जिसे कहते हैं, कुछ ऐसे नजर आते हैं। क्योंकि जब पहले इलेक्शन कमिश्नर जो थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं, इनका जो चुनाव है, इनको चुनने की प्रक्रिया जो था उसमें सुप्रीम कोर्ट का जज और ओपोजिशन पार्टी का लीडर और एक जो है प्रधानमंत्री, ठीक है, जो पार्टी रूल कर रही है उसका प्रधानमंत्री, ये तीनों मिलकर जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है अपॉइंट करते थे। लेकिन प्रेजेंटली जो भारतीय जनता पार्टी जो रूल कर रही है भारतवर्ष में, उसने ऐसा नियम बदल दिया और बदलवा कर पार्लियामेंट से ऐसा करवा दिया
कि वहां से सुप्रीम कोर्ट के जज का जो चयन करने का पावर था, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटवा दिया, और हटा के उन्होंने ऐसा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के ही प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का ही कोई भी एक लीडर, वो दो रहेंगे उस कमेटी में, और तीसरा व्यक्ति हो जाएगा ओपोजिशन पार्टी का लीडर। तो अब इसमें क्या हो गया कि दो तो व्यक्ति वो हो गए चयन करता, जो 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 प्रेजेंट जो पार्टी है जो सरकार चला रही है उसके व्यक्ति हो गए, और एक व्यक्ति हो गया ओपोजिशन पार्टी का। तो हमेशा जो है जब भी ये तीनों व्यक्ति चुनेंगे उसमें जीत जो है आज जो पार्टी है जो सरकार चला रही है उसी की होगी, क्योंकि उसके दो व्यक्ति बैठे हुए हैं चयनकर्ता टीम में, यानी कि प्रधानमंत्री और एक उनके प्रधान उस पार्टी का कोई भी एक दूसरा लीडर, क्योंकि उनकी मेजोरिटी रहेगी, 3 में 2 वोट जो है उनके ही पड़ेंगे। तो इसलिए इस पॉइंट ये जो अमेंडमेंट किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसे देख के शंका हो रही है सभी लोगों को कि ये तो कुछ गड़बड़ है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया गया। दूसरी बात यह है कि आप कभी भी देख लीजिए कि इलेक्शन कमीशन जो है हर समय हमेशा सपोर्ट करते हुए नजर आता है जो रूलिंग पार्टी है उसको। अभी बिहार में पिछली बार भी जो चुनाव हुए थे, या भारतवर्ष में कहीं भी चुनाव हुए हैं, वहां पे अंत में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ एक कैंडिडेट्स लास्ट में जाके 50, 60, 100 वोटों से ही जीत के नजर आते हैं। तो दोस्तों कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया है कि 3 वोट में 2 वोट जो है इलेक्शन कमीशन किसी एक कैंडिडेट को जो है दिला दिया है उसने। तो इस तरह की मीडिया की रिपोर्ट है, और वो जीत गया जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट था। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे जहां इलेक्शन कमीशन जो है सपोर्ट करते हुए दिखाई दिया गया है भारतीय जनता पार्टी को, जो आज केंद्र की सरकार में है। तीसरा जो है दोस्तों ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है किसी भी तरीके से जो है अपना राइट हैंड पूरा अपना कंट्रोल रखना चाहती है इलेक्शन कमीशन पे। और आपको ये भी जान के हैरानगी होगी कि जो 2 कंपनियां हैं जो ईवीएम को जो बनाती है और इनको सर्विसिंग करती है और देखरेख करती है ईवीएम की, एक भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और एक दूसरी है इलेक्ट्रिकल्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ईसीआई। ठीक है, ईसीआईएल। ये जो 2 कंपनियां हैं जो ईवीएम को संभालने का काम करती है, इन दोनों कंपनियों के जो बोर्ड में पूरे भरे हुए लोग दिखाई देंगे आपको भारतीय जनता पार्टी के। तो दोस्तों इससे भी ऐसा लगता है कि इतने इतने लोग अगर एक ही पार्टी के बैठा दिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो इससे भी ये पता लगता है कि ये जो अपना कंट्रोल वहां भी चाहती है जहां पे ये ईवीएम जो है बनते हैं, वहां ईवीएम की सर्विसिंग होती है, ईवीएम का देख रेख की जाती है इन 2 कंपनी के द्वारा, तो वहां भी ये कंट्रोल चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन में भी कंट्रोल चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये किसी भी तरीके से जो है इलेक्शन कमीशन और जो चुनाव का जो पूरा सिस्टम है भारत का, उसके ऊपर में अपना कंट्रोल काबिज रखना चाहते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है भारतवर्ष में। तो ये भी बहुत बड़ा जो है एक शंका सूचक है। एक इस तरह से शंका होती है भारत के लोगों को कि ये इस तरह की जो हरकतें हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो क्यों कर रहे हैं, क्यों इतना कंट्रोल करना चाहती है, जो भारत में इलेक्शन का सिस्टम है उसके ऊपर में इतना कंट्रोल क्यों रखना चाहती है। तो इसलिए दूसरा जो बिंदु था अपना यही था कि क्या दिखाई देती है भारतीय जनता पार्टी अपना वर्चस्व कंट्रोल रखती हुई दिखाई देती है। तो जी हाँ, बिल्कुल दिखाई देती है। इलेक्शन के पूरे सिस्टम पे कंट्रोल रखना और गलत तरीके से कंट्रोल रखती हुई दिखाई देती है आज भारतवर्ष में। इसीलिए यही चिंता का विषय है दोस्तों। अब तीसरा जो है पॉइंट हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि अभी इलेक्शन कमिश्नर जो है उन्होंने रिजाइन दिया, तो ये बहुत बड़ा जो है धक्का लगा है भारतवर्ष में लोगों को कि मुंह पर आपके चुनाव होने को जा रहा है 2024 के सेंट्रल इलेक्शंस, और उसी इलेक्शन कमिश्नर जो है वही जो है
इस्तीफा दे दे। तो इसका जो है कारण ढूंढ रहे हैं जितने भी ज्ञानविद लोग, तो उन्हें मेजर तरीके से दो ही कारण नजर आते हैं। पहला कारण ये उनको लगता है कि कुछ ऐसा गलत काम करने बोल रही होगी भारतीय जनता पार्टी उन इलेक्शन कमिश्नर को, तो शायद वो न करना चाहते हो इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया हो। ठीक है। और दूसरा जो है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि उनको उनको जो डर लग रहा हो कि अगर वो आज कुछ गलत कर भी लें और कल को अगर सरकार चेंज हो जाए भारतवर्ष में, तो उनके ऊपर जो है केस, कानूनन केस कुछ हो सकते हैं। कुछ इसके वजह से जो है उन्हें डर या भय लग गया हो, तो इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये दो कारण सोच रहे हैं, लेकिन लोगों को ये दिखाई नहीं दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। मुझे जो लगता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि खुद जो है आज के डेट में जो मोदी साहब है, उन्होंने ही जो इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको कहा हो इस्तीफा देने के लिए, क्योंकि वो खुद पंजाब कैडर से आते हैं। और हो सकता है कि जो आज हाई कमांड है भारतीय जनता पार्टी की, उन्हें विश्वास नहीं हो, उस नहीं रह गया हो उन इलेक्शन कमिश्नर पे, और उन्हें ऐसा लगता हो कि जो भी अगर कुछ भी जो वो ऐसा कुछ करना चाहते हैं 2024 के चुनाव में, क्योंकि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत ज्यादा मोदी साथ डरे हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि पिछले 10 साल में जिस तरीके से जितना हाहाकार मचा हुआ भारतवर्ष में, कानून की धज्जियां उड़ रही है, किस प्रकार से अशांत वातावरण है चारों तरफ, जो युवाओं को जो नौकरियां मिलनी चाहिए वो आज मिल नहीं रही है। भारत की सेनाएं जो हैं उनको कमजोर किया जा रहा है आज की सरकार के द्वारा। बैंक और वाणिज्यिक संस्थान जो हैं लूट पिट गए हैं। सिर्फ हम दो हमारे दो यानी कि अदानी अंबानी का सिर्फ झंडा फहराया जा रहा है, बाकी किसी भी कंपनी को कहीं कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलते, कहीं कोई बढ़त नहीं होती। गरीब आज गरीब हुए जा रहा है, और जो कुछ एक अमीर है वो इतनी अमीरी की लेवल क्रॉस कर चुके हैं कि उनका विश्व में डंका बज रहा है। तो इस तरह के जो हालात हैं पूरे विश्व भर में भारत की फजीयत हो रही है। किसान आंदोलन वगैरह ऐसे ऐसे कई सारे जो आंदोलन दिखाई दे रहे हैं आपको भारतवर्ष में होते हुए, इसकी वजह से पूरे विश्व में भारत की जो है धज्जियां उड़ रही है। हाल बेहाल दिखाई दे रहा है भारतवर्ष का। भारत में जो मीडिया है वह पूरे के पूरे कटघरे के अंदर में बंद तोते की समान नजर आ रहा है। तो इन सब चीजों की वजह से भारतीय जनता पार्टी मोदी साहब को ऐसा डर है कि इस बार जो है भारत की जनता उन्हें, चाहे वह किसी भी प्रकार से वोट रैगिंग करे, चाहे ईवीएम को हैकिंग करे या कुछ भी करे, लेकिन उन्हें हटा देना चाहती है। इस वजह से जो है उन ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ न कुछ इस तरह का कुछ प्रोपोगंडा जरूर करना है 2024 में। और उनका जो विश्वास जो है डगमगा गया हो इलेक्शन कमिश्नर पे, जिन्हें वो खुद लेके आए थे, क्योंकि वो इलेक्शन कमिश्नर पंजाब कैडर के हैं। तो उन्हें ऐसा भी लगता है कि किसान आंदोलन वगैरह को देख के शायद ये जो पंजाब के हैं इलेक्शन कमिश्नर वो कहीं आगे जाके कहीं मुंह न खोल दे, इसलिए शायद उनका विश्वास उनके ऊपर डगमगा गया हो, और इस वजह से वो उन लोगों ने खुद ही कहा हो उन्हें इस्तीफा देने के लिए, क्योंकि वह नहीं चाहते कि आगे अभी जो चुनाव में वो जो भी करने वाले हैं उन सब चीजों की जानकारी जो है जनता में के सामने आए। ठीक है दोस्तों, तो ये भी कारण हो सकता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों हमने तीनों पॉइंट डिस्कस किए आपके सामने में, और बहुत ही सिंपल भाषा में आपके सामने में ये बातें मैंने रखी है। आपको अगर बातें समझ में आई हो और कुछ पॉइंट्स जो है नए नजर आए हो, जो आपको लगता हो कि आपको और भी लोगों को शेयर करना चाहिए, तो जरूर करें। और आपका साथ बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दोस्त यश सिंह, साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।